हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस फाइनल अकाउंट। जैसे क्लास 11th में हमने फाइनल अकाउंट्स बनाए थे, जिसमें हमने बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये जो हमने फाइनल अकाउंट बनाए थे, ये बनाए थे फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए। अब हम जो फाइनल अकाउंट की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं फॉर ए कंपनी। फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी में एक आती है बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सप्लेनेटरी नोट्स। एक्सप्लेनेटरी नोट्स मतलब नोट्स टू अकाउंट्स, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। As per Section 2, subsection 40 of the Companies Act 2013, financial statements in relation to a company includes the following: balance sheet, statement of profit and loss, explanatory notes मतलब notes to accounts, and cash flow statement. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बैलेंस शीट की। जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो प्रिस्क्राइब किया गया है इन पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में। शेड्यूल 3 में जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट हॉरिजेंटल नहीं बताया गया है। हॉरिजेंटल बैलेंस शीट कौन सी होती है? ये वाली जो हमने क्लास 11th में बनाई, फिर पार्टनरशिप में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में। शेड्यूल 3 में जो फॉर्मेट दिया गया बैलेंस शीट का, वो दिया गया वर्टिकल, इस तरह से। यस, बिल्कुल सही। हमने चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर्स में भी बनाई बैलेंस शीट, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में भी बनाई, लेकिन वो कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं थी बेटा। वो जो बनाई थी हमने एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बनाई थी, यानी बैलेंस शीट का एक पार्ट बनाया था। यहां हम जो बैलेंस शीट की बात करेंगे, पूरी कंप्लीट बैलेंस शीट की बात करेंगे। कंपनी की बैलेंस शीट में करंट ईयर के अमाउंट के साथ साथ प्रीवियस ईयर के अमाउंट भी दिखाए जाते हैं। अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे लिए सिर्फ करंट ईयर का कॉलम ही इंपॉर्टेंट होता है। हमें एग्जाम में कभी भी प्रीवियस ईयर का कॉलम नहीं बनाना होता। यानी अगर आपको एग्जाम में बैलेंस शीट बनानी है तो कौन सी मांगी जाएगी? करंट ईयर की। रिपोर्टिंग पीरियड का मतलब है स्पैन ऑफ टाइम, यानी जो हम बैलेंस शीट बना रहे हैं कितने पीरियड की बना रहे हैं। ये रिपोर्टिंग पीरियड क्वार्टरली भी हो सकता है और ईयरली भी हो सकता है। बैलेंस शीट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेन हेड्स। मेन हेड्स पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे इनके सब हेड्स। सब हेड्स पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे सब हेड्स में जो आइटम्स आती हैं। बैलेंस शीट में सिर्फ मेन हेड और सब हेड आते हैं। ये जो आइटम्स होती हैं ये हम दिखाते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में, इसलिए यहां कॉलम बना हुआ है नोट नंबर का, क्योंकि जब हम यहां सब हेड दिखाएंगे उनके सामने नोट नंबर डालेंगे, यानी उनकी जो आइटम्स है इस नंबर पर नोट्स टू अकाउंट्स में है। कंपनी की बैलेंस शीट में सिर्फ हेड्स आते हैं, डिटेल्स नहीं आती है। जो डिटेल्स होती है मतलब आइटम्स, वो दी जाती है नोट्स टू अकाउंट्स में। तो नोट्स टू अकाउंट्स में अगर आप डिटेल्स दे रहे हो तो उनके नोट नंबर डालने पड़ते हैं कि नोट्स टू अकाउंट में कौन से नंबर पर ये डिटेल है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में टोटल 4 मेन हेड हैं और असेट्स में 2 मेन हेड हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में टोटल 4 मेन हेड हैं और असेट्स में 2 मेन हेड हैं। कंपनी पैसा कौन लगाता है? शेयर होल्डर। तो हम इक्विटी को क्या बोल सकते हैं? शेयर होल्डर फंड। तो यह पहला मेन हेड है इक्विटी। आपको यहां इक्विटी नहीं लिखना, आपको शेयर होल्डर फंड ही लिखना है, क्योंकि जैसे लॉ ने बैलेंस शीट प्रिस्क्राइब की गई है आपको बिल्कुल वैसे ही लिखनी है। ये हमेशा ध्यान रखना। मतलब दोनों का एक ही है, आप इक्विटी कह लीजिए या शेयर होल्डर फंड, एक ही बात है, लेकिन आपको क्या लिखना है? शेयर होल्डर फंड। लायबिलिटीज 2 तरह की होती हैं, एक होती है नॉन करंट लायबिलिटीज और एक होती है करंट लायबिलिटीज। अगर आपको पेमेंट विद इन 12 मंथ्स में करनी है तो वो होती है करंट लायबिलिटीज। अगर आपको पेमेंट आफ्टर 12 मंथ्स करनी है तो वो क्या हो जाती है? नॉन करंट लायबिलिटीज। अभी हम यहां एक हेडिंग छोड़ रहे हैं,
जब बाकी सारे हेड हो जाएंगे उसके बाद हम इसकी बात करेंगे। नेक्स्ट, लायबिलिटीज में पहले कौन सी लायबिलिटीज आएगी? नॉन करंट लायबिलिटीज। ये वो लायबिलिटीज है जो आपको आफ्टर 12 मंथ्स के बाद पेमेंट करनी है। उसके बाद कौन सी आएगी? करंट लायबिलिटीज। ये कौन सी लायबिलिटीज है जो आपको विद इन 12 मंथ्स में करनी है। जैसे लायबिलिटीज दो तरह की होती हैं, असेट्स भी दो तरह की होती हैं। एक होती है नॉन करंट असेट्स और एक होती है करंट असेट्स। तो यार दो हेडिंग आ जाएंगी असेट्स में, एक नॉन करंट असेट्स और एक करंट असेट्स। अब हम लिख रहे हैं ये हेडिंग। ये हेडिंग होती है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। क्या मतलब होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट का? पहले हम इसको समझते हैं। हमने चैप्टर किया है इश्यू ऑफ शेयर्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कंपनी शेयर इशू करती है पब्लिक को, और जिन लोगों को कंपनी का प्रोस्पेक्टस अच्छा लगता है वो उस शेयर को परचेज करने के लिए अप्लाई करते हैं। जब पब्लिक शेयर परचेज करने के लिए अप्लाई करती है तो साथ में एप्लीकेशन अमाउंट पे करती है। तो अगर हम ये बोल रहे हैं शेयर अप्लाई की है पब्लिक ने, तो इसका मतलब कंपनी ने कौन सा अमाउंट रिसीव किया है? यस, एप्लीकेशन मनी रिसीव की है। फिर कंपनी क्या करती है? इन शेयर्स को अलॉट करती है। तो जिस डेट को कंपनी ये शेयर अलॉट करेगी, पता है जो कंपनी ने एप्लीकेशन मनी रिसीव की है वो कहां दिखाती है? शेयर होल्डर फंड में। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो डेट ऑफ अलॉटमेंट है ना, वो किसके बाद आ जाती है? बैलेंस शीट की डेट के बाद। यानी बैलेंस शीट की डेट पहले आ गई और कंपनी ने अभी तक शेयर अलॉट ही नहीं किए। अब यहां पैसा नहीं दिखा सकते बैलेंस शीट की डेट पे। और जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि अभी कंपनी ने शेयर अलॉट ही नहीं किए, तब ये एप्लीकेशन मनी जो रिसीव है ये कहां दिखाई जाती है? यहां पर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में। तो यानी ये कब होगा? ये तब होगा जब डेट ऑफ अलॉटमेंट है वो कब आ रही है? बैलेंस शीट की डेट के बाद। यानी व्हेन कंपनी रिसीव द एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी रिसीव कर लिया कंपनी ने बैलेंस शीट की डेट से पहले, लेकिन अभी तक क्या नहीं किया? अलॉटमेंट नहीं की। बट डेट ऑफ अलॉटमेंट फॉल्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। Second, company will certainly allot shares is shown against share application money pending allotment. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो अमाउंट इसके अंदर हम दिखा रहे हैं वो 100% हम शेयर्स अलॉट करेंगे। यानी सबको अलॉटमेंट दी जाएगी। इसका मतलब ये है। फिर से इसकी बात कर रहा हूं, लेकिन अब डिफरेंट वे से, ताकि आपको ये बात समझ आए। मैंने आपको बताया था जब पब्लिक शेयर अप्लाई करती है तो उसमें तीन तरह की सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है अंडर सब्सक्रिप्शन हो, फुल सब्सक्रिप्शन हो, ओवर सब्सक्रिप्शन हो। तीन सिचुएशन बताई थी। मान लीजिए कंपनी ने शेयर इशू किए 1000 शेयर्स और एक शेयर कितने का है? 10 रुपीज ईच। पब्लिक ने अप्लाई किए 950 शेयर्स। आपको पता है एक शेयर कितने का है? 10 रुपीज का। मान लेते हैं सारा पैसा कंपनी एप्लीकेशन पे ही मांग रही है। तो अगर एक शेयर के ऊपर अगर 10 रुपीज है तो टोटल कंपनी के पास कितना अमाउंट आएगा? 9500। अब सिचुएशन ये आ गई है, अभी शेयर अलॉट नहीं किए हैं, अभी एप्लीकेशन मनी रिसीव की है। तो ये 9500 कहां दिखाए जाएंगे? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में, क्योंकि कंपनी सबको शेयर्स देगी। भाई कंपनी तो 1000 शेयर्स अलॉट करने के लिए रेडी है, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई कितने किए? 950। तो फिर कंपनी अलॉट ही कितने कर पाएगी? 950। तो इसका मतलब सबको शेयर्स देगी। तो ये जितना भी पैसा रिसीव हुआ आप कहां दिखाओगे? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में। फुल सब्सक्रिप्शन का मतलब कंपनी ने इशू किए 1000, पब्लिक ने भी कितने अप्लाई कर दिए? 1000 शेयर्स और एक शेयर 10 रुपीज का, तो कितना अमाउंट रिसीव हुआ? 10,000। तो ये 10,000 रुपीज कहां दिखाया जाएगा? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में। अगर डेट ऑफ अलॉटमेंट की जो डेट है वो कब आ रही है? बैलेंस शीट की डेट के बाद। तो हमने एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव की है? 10,000 रुपीज। तो ये किस में दिखाया जाएगा? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में, क्योंकि कंपनी सबको शेयर्स देगी। पब्लिक ने अप्लाई किए 1200 शेयर्स, ये बन गया ओवर सब्सक्रिप्शन का केस।
एक शेयर कितने का है? 10 रुपीज का। तो कंपनी को कितना अमाउंट रिसीव हुआ? 12,000। ये 12,000 का पूरा अमाउंट यहां नहीं दिखा सकती कंपनी, क्योंकि हमने यहां दिखा दिया तो इसका मतलब कंपनी ने 1200 शेयर अलॉट कर दिए। आपको पता है कंपनी ने जितने शेयर इशू किए उससे ज्यादा तो अलॉट ही नहीं कर सकती। या कंपनी कितने अलॉट कर सकती है? जितने उसने इशू किए हैं। कितने इशू किए हैं? 1000। तो 1000 इंटू 10 ये अलॉट कर सकती है। तो ये अमाउंट यहां दिखाया जाएगा 10,000। बाकी बैलेंस 2000 कंपनी क्या करती है? यस, रिफंड कर देती है। भाई जिनको आपने शेयर नहीं दिया उनका पैसा क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। तो ये 2000 जो रिफंड करेगी वो यहां नहीं दिखाएगी। एक बात और भी याद रखना, अगर हमारे को शेयर्स मिनिमम सब्सक्रिप्शन से कम मिल जाए, जैसे हमने इशू किए 1000, रिसीव कितने हुए हैं? 850 शेयर्स, तो इसका मतलब ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन से कम है। कितने परसेंट होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन? 90%। यानी अगर 900 शेयर्स, क्योंकि 1000 का 90% कितना बनेगा? 900 शेयर्स। अगर अब 900 शेयर से कम शेयर्स मिले हैं तो आपको पता है सारा पैसा रिफंड करना पड़ेगा। कितना पैसा? 850 इंटू 10, 8500 रुपीज। ये सारा पैसा रिफंड होगा। अब ये रिफंड होगा, आप इनको शेयर अलॉट नहीं कर सकते। कोई कंपनी तभी शेयर अलॉट कर सकती है अगर उसे कम से कम मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिला है, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है? 90% ऑफ इशू शेयर्स। तो ये अमाउंट भी यहां नहीं आएगा। इक्विटी एंड लायबिलिटीज का जो टोटल आएगा वो आप यहां लिखोगे टोटल। ऐसे जो असेट्स का टोटल आएगा उसके सामने भी आप लिखोगे टोटल। तो ये हमारी 4 मेन हेड थे इक्विटी एंड लायबिलिटीज में, और 2 मेन हेड थे असेट्स में। पहला क्या हो गया? शेयर होल्डर फंड। दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरा नॉन करंट लायबिलिटीज, फिर करंट लायबिलिटीज। और असेट्स में 2 हो गए, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। हमने मेन हेड तो कर लिए, अब हम करने जा रहे हैं सब हेड्स। मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए बैलेंस शीट को हॉरिजॉन्टल कर दिया, ताकि जब मैं आपको सब हेड समझाऊं ये आपको साथ साथ याद भी हो जाए। सबसे पहले हम सब हेड पढ़ रहे हैं शेयर होल्डर फंड के। इश्यू शेयर्स में जब आपने बैलेंस शीट बनाई थी, यही 2 सब हेड तो आप लिखते थे। शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। इतना तो आप ऑलरेडी सीख चुके हो इश्यू ऑफ शेयर्स में। अब इसमें एक और आता है, वो है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तीसरा कौन सा है? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। शेयर वारंट्स में क्या होता है? कंपनी हमसे आज पैसे ले लेगी लेकिन हमें आज शेयर्स नहीं देगी, हमें शेयर वारंट्स दे देगी। यानी इससे हमारे पास राइट हो जाता है कि हम 6 महीने बाद या 1 साल बाद कंपनी के इक्विटी शेयर परचेज कर सकते हैं। तो यानी शेयर वारंट क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो होल्डर को राइट देता है कि वो कंपनी के इक्विटी शेयर्स परचेज कर सकता है। तो ये वारंट है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इक्विटी शेयर्स में। उस डेट में जो भी डेट मेंशन है और उस प्राइस पे वो भी इसमें मेंशन होता है। तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स एट ए लेटर डेट एट ए प्री डिटरमिन्ड प्राइस। इसके अंदर कोई सब हेड नहीं होता। अब हम सब हेड पढ़ने वाले हैं नॉन करंट लायबिलिटीज के और करंट लायबिलिटीज के। नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज के सब हेड कैसे याद रखोगे? बड़ा सिंपल सा फंडा है, आप 3 चीजें याद रखो। भाई लायबिलिटीज या तो क्या हो सकती है? लोन हो सकती है। या लायबिलिटी क्या हो सकती है? हमने सप्लायर को पैसा देना है, यानी क्रेडिटर्स को पैसा देना है जिनसे हम गुड्स क्रेडिट पे परचेज करते हैं। या हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। ये सबसे 3 मेन लायबिलिटीज मानी जाती हैं, लोन, क्रेडिटर्स और जो टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को। लोन कह लीजिए या बोरिंग्स कह लीजिए, एक ही बात है। पता है जो मैंने लोन लिया है वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म का मतलब 12 मंथ्स के बाद पे करना है। शॉर्ट टर्म का मतलब विद इन 12 मंथ्स के पे करना है। अगर 12 मंथ्स के बाद पे करना है तो इसका मतलब ये नॉन करंट लायबिलिटीज में आएगा, और अगर विद इन 12 मंथ्स में पे करना है तो इसका मतलब ये करंट लायबिलिटीज में आएगा। तो पहली हेडिंग क्या बन गई नॉन करंट लायबिलिटीज की? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। और करंट लायबिलिटीज में कौन सी बन गई? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। पहली हेडिंग हमें कैसे याद रहेगी?
अगर आप लायबिलिटीज के बारे में सोच रहे हो कि किसी कंपनी की क्या क्या लायबिलिटीज हो सकती है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा? लोन आएगा। तो लोन तो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म का मतलब 12 मंथ्स के बाद पे करना है, तो इसका मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज। शॉर्ट टर्म का मतलब विद इन 12 मंथ्स पे पे करना है, तो मतलब करंट लायबिलिटीज। तो यानी लॉन्ग टर्म बोरिंग और शॉर्ट टर्म बोरिंग। दूसरा हो गया क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? सप्लायर्स, है ना, जिनसे हम गुड्स क्रेडिट में परचेज करते हैं। जनरली जो क्रेडिटर्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं, मतलब आपको विद इन 12 मंथ्स के अंदर पेमेंट करनी होती है। और आप देखोगे जनरली सप्लायर आपको 2 मंथ्स का या 3 मंथ्स का ही टाइम देते हैं, बहुत ज्यादा से ज्यादा 6 मंथ्स का, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकली बता रहा हूं, थ्योरेटिकल तो कुछ भी पॉसिबल है। पता हम क्रेडिटर के साथ ट्रेड कर रहे हैं ना, यानी जिनके साथ हम बिजनेस कर रहे हैं, जिनसे हमने लोन लिया उनसे तो हम कोई बिजनेस नहीं कर रहे, उनसे तो हमने सिर्फ लोन लिया है। लेकिन क्रेडिटर के साथ तो हम ट्रेड कर रहे हैं, यानी इनके साथ हम बिजनेस कर रहे हैं, इनसे गुड्स बार बार परचेज कर रहे हैं, फिर गुड्स सेल हो जाती है, फिर हम गुड्स परचेज करते हैं, तो इन्हें बोला जाता है ट्रेड पेबल। यानी आप क्रेडिटर्स नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे? ट्रेड पेबल्स। और ये करंट लायबिलिटीज में आएगा, क्योंकि मैंने बोला शॉर्ट टर्म करंट लायबिलिटीज में, और ये आपका है लिखेंगे क्या? ट्रेड पेबल्स। क्योंकि जनरली आपको सप्लायर कितने मंथ्स का टाइम देंगे? 2 मंथ्स का या 3 मंथ्स का, तो या बहुत ज्यादा से ज्यादा 6 मंथ्स का, तो ये विद इन 12 मंथ्स है। और अगर विद इन 12 मंथ्स है तो ये करंट लायबिलिटीज बन जाएगी, इसलिए सिर्फ करंट लायबिलिटीज में आएगा, ना कि नॉन करंट लायबिलिटीज में। अब हम बात कर रहे हैं टैक्स जो हम पे करते हैं गवर्नमेंट को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी पड़ेगी टैक्स को समझने के लिए। जो हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट होता है ना, वो डिफरेंट होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट से। जो हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट होता है वो डिफरेंट होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट से। पता है, जो टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है वो कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, यानी इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग। जो हम अकाउंटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं वो हम कैलकुलेट करते हैं कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब कंपनीज लॉ के अकॉर्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने ये P&L अकाउंट लिया, ये मैंने हॉरिजॉन्टल P&L अकाउंट लिया है। कंपनी का P&L हॉरिजॉन्टल नहीं होता, कंपनी का वर्टिकल होता है। तो यानी आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने P&L अकाउंट वही ले लिया जो आप क्लास 11 में बनाते थे, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप का। और दूसरा, कंपनी का P&L अकाउंट नहीं होता, वो क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ P&L होती है, यानी वो स्टेटमेंट बनती है जो भी आपने सीखनी है, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक बैलेंस शीट के बाद स्टेटमेंट ऑफ P&L ही है। अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट में क्यों डिफरेंस होता है, इतनी बात आसानी से समझ सको इसलिए मैंने ये P&L अकाउंट ले लिया। अकाउंटिंग प्रॉफिट में और टैक्सेबल प्रॉफिट में क्यों डिफरेंट होते हैं? पता, सबसे पहला रीजन होता है अकाउंट्स में हम डेप्रिसिएशन स्ट्रेट-लाइन मेथड से भी लगा सकते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से भी लगा सकते हैं। तो हो सकता है हमने अकाउंट्स में जो डेप्रिसिएशन लगाया है स्ट्रेट-लाइन मेथड से लगाया हो। पता है, इनकम टैक्स में आप डेप्रिसिएशन स्ट्रेट-लाइन मेथड से लगा ही नहीं सकते, सिर्फ कौन सा लगता है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। परसेंटेज का डिफरेंस होता है, आप तो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा रहे हैं 15%, पता हो सकता है वहां पर कितना हो? 40% हो। तो इसकी वजह से क्या चेंज हो जाएगा? डेप्रिसिएशन मान लेते हैं 30,000, ये मान लेते हैं डेप्रिसिएशन 15,000 की जगह कितना आना चाहिए था? 30,000। ये तो हो गया फर्स्ट रीजन। और क्या रीजन हो सकते हैं? पता है, टैक्स लॉ के अंदर कुछ एक्सपेंसेस पे वेटेड डिडक्शन मिल जाती है, यानी आपने खर्च जितना किया होगा उससे ज्यादा आपको डिडक्शन मिल जाएगी। जैसे साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस की हैं, हमने कितने किए हुए? 18,000। पता वो क्या कह देगा कि आपको कितने की डिडक्शन मिल जाएगी? 20,000 की। खर्च आपने 18,000 किए हैं, आपको वेटेड डिडक्शन मिल जाती है। और कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिनकी टैक्स लॉ डिडक्शन देता ही नहीं है, जैसे फाइन्स एंड पेनल्टीज है, इसकी वो डिडक्शन ही नहीं देगा। अब अगर यहां पर अमाउंट 30,000 कर दूं, 20,000 कर दूं और ये हटा दूं, तो नेट प्रॉफिट 60,000 तो नहीं आने वाला।
पहले हम लिख रहे हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना हमारा आया 60,000, तो ये हट जाएगा। अब अगर हम ये टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग P&L बनाए तो ये अमाउंट हो जाएंगे डेप्रिसिएशन 30,000, रिसर्च एक्सपेंसेस 20,000, फाइन्स एंड पेनल्टीज तो आया ही नहीं, तो उसकी वजह से मेरा नेट प्रॉफिट चेंज हो गया। कितना हो गया 50,000, ये आया इनकम टैक्स के एक्ट के अकॉर्डिंग। मान लीजिए आपको टैक्स रेट दिया हुआ 10%, मान लीजिए आपको टैक्स रेट दिया हुआ 10%, तो टैक्सेबल प्रॉफिट के अकॉर्डिंग मेरा कितना टैक्स बनता है 10%, 5,000, और अकाउंटिंग प्रॉफिट के अकॉर्डिंग मेरा टैक्स कितना बनता है 6,000। पता है टैक्स जो हम पे करते हैं वो टैक्सेबल प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ही पे करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। हमने टैक्स निकाला अकाउंटिंग प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, तो कितना आया 6,000। पता उसकी एंट्री क्या होगी, उसकी एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। कितने अमाउंट से 6,000 से। लेकिन मुझे टैक्स 6,000 नहीं पे करना, क्योंकि मैं टैक्स जो पे करता हूं वो किसके अकॉर्डिंग पे करता हूं टैक्सेबल प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। यानी मुझे टैक्स कितना पे करना है 5,000, तो उसकी एंट्री होगी प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्स के सामने कितना अमाउंट आएगा 6,000, और बैंक के सामने कितना अमाउंट आएगा जितना आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट आपको पता है 6,000 नहीं करनी, वो टैक्सेबल प्रॉफिट के अकॉर्डिंग करनी है। कितनी 5,000। हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग टैक्स कितना बनता था 6,000, लेकिन हमने टैक्स पे कितना किया 5,000, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या बताएंगी 1,000 की आपकी क्या है टैक्स लायबिलिटी। भाई हमने अपने अकाउंट्स में बताया कि टैक्स कितना बनता है 6,000, हम टैक्स पे कितना कर रहे हैं 5,000, क्योंकि हम टैक्स अकाउंटिंग प्रॉफिट के अकॉर्डिंग नहीं, किसके अकॉर्डिंग पे करते हैं टैक्सेबल प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब हमारी लायबिलिटीज बच जाएगी 1,000 की, उसे हम बोलते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। उसे हम क्या बोलते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। कितने की बच गई 1,000 की, ये यहां हेडिंग आएगी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज कब बचती है जब हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा होता है और टैक्सेबल प्रॉफिट कम होता है, तभी तो लायबिलिटीज बचेगी। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज कम इनटू एग्जिस्टिंग व्हेन अकाउंटिंग प्रॉफिट या इनकम, एक ही बात है, मोर देन टैक्सेबल प्रॉफिट कह लीजिए या टैक्सेबल इनकम कह लीजिए। यानी आप कह सकते हैं या तो अकाउंटिंग प्रॉफिट मोर देन टैक्सेबल प्रॉफिट या अकाउंटिंग इनकम मोर देन टैक्सेबल इनकम, एक ही बात है। ये साथ में वर्ड नेट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट यहां ज्यादा है, इस सिचुएशन में हो सकता है आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट कम हो जाए और आपका टैक्सेबल प्रॉफिट क्या हो जाए ज्यादा हो जाए। मान लीजिए ये सिचुएशन। अब हमें टैक्स की पेमेंट कितनी करनी है 7,000 करनी है, तो अब लायबिलिटीज नहीं बचेगी, क्योंकि हमने प्रोविजन फॉर टैक्स कितना बनाया है 6,000 और हमने पे कितना कर दिया 7,000, ज्यादा पे कर दिया, तो उसे बोलते हैं डेफर्ड टैक्स असेट्स। कितना ज्यादा पे कर दिया 1,000। मान लो यहां 80,000 है, तो ये कितना बनेगा 8,000, तो यहां 7,000 से कितना आ जाएगा 8,000, तो डेफर्ड टैक्स असेट्स कितनी बच जाएगी 2,000। तो यार नेट का मतलब ये है कि लायबिलिटीज भी हो सकती है असेट्स भी हो सकती है। लायबिलिटीज है तो यहां दिखाओगे, अगर असेट्स है तो जब हम असेट्स के सब हेड पढ़ेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। A deferred tax assets come into existence when accounting profit less than taxable profit, या आप कह सकते हो accounting income less than taxable income। तो तीन हमारे लिए मेन लायबिलिटीज थी, एक लोन, क्रेडिटर्स और गवर्नमेंट टैक्स। तो बताइए हमारी मेन लायबिलिटीज आ गई, नॉन करंट की भी और करंट की। अब इसके अलावा जो भी नॉन करंट लायबिलिटीज बच गई वो सब किस में दिखा दोगे अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में।
और ऐसे जो बाकी करंट लायबिलिटीज बच गई वो दिखा दोगे अदर करंट लायबिलिटीज में। अभी मैंने आपको बताया था कि जो 6,000 रुपीज है इसके हमने एंट्री क्या की थी, स्टेटमेंट ऑफ P&L टू प्रोविजन फॉर टैक्स, यानी मेन ध्यान देना आपको प्रोविजन फॉर टैक्स पे। ये प्रोविजन वर्ड क्यों आया यहां पर, ये क्या है, एस्टिमेटेड अमाउंट। पता जितने भी एस्टिमेटेड अमाउंट होते हैं उनके लिए सबसे पहले वर्ड क्या लगाया जाता है, प्रोविजन। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, अगर मैं बोल रहा हूं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 10,000, तो क्या एग्जैक्ट 10,000 बैड डेट्स होंगे, नहीं, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। यानी जहां अमाउंट हमारे एस्टिमेटेड होते हैं, एक्चुअल नहीं होते, एस्टिमेटेड, वहां पहले वर्ड क्या लगाते हैं, प्रोविजन। ये टैक्स एक्चुअल अमाउंट नहीं है, आप इतना एक्चुअल में नहीं पे करोगे, एक्चुअल में होता है इससे ज्यादा पे करोगे या इससे कम पे करोगे, यानी ये एस्टिमेटेड अमाउंट है। ये पार्टनरशिप में भी मैंने आपको बताया था, जब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आया था वहां भी वर्ड लिखा हुआ आता था एस्टिमेटेड, तो हम क्या लिखते थे, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। और अगर नहीं लिखा हुआ आता था एस्टिमेटेड तो हम सिंपल क्या लिखते थे, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो पता ये प्रोविजन शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। अगर वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन है तो आप यहां लिखोगे लॉन्ग टर्म प्रोविजन, फोर्थ हेडिंग आ गई आपकी। और अगर शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो देखो सब हेड दोनों के कॉमन है ना, तो आप प्लीज सब हेड याद रखना, कितना आसान हो गया। अब पहला क्या है, बोरिंग्स, यानी आपको पहले क्या याद रखना है, बोरिंग्स। तो अगर इसका है तो लॉन्ग टर्म बोरिंग और इसका है तो शॉर्ट टर्म बोरिंग। उसके बाद डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज यहां अलग है और यहां ट्रेड पेबल्स अलग है, सेकंड अलग है। थर्ड, यहां अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, तो यहां पर अदर करंट लायबिलिटीज है। यहां पर फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है फोर्थ नंबर पे, तो यहां पर भी फोर्थ नंबर पे क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है। अब ये कैसे याद रहेगा, आपको पता है ट्रेड पेबल्स होती कौन सी है, करंट लायबिलिटीज। यहां ट्रेड पेबल आ जाता है तो यहां पर क्या आ जाता है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। यानी यहां पर किसको इंपॉर्टेंस दी गई है, गवर्नमेंट को, ऐसे याद रखना है। और यहां पर किसको इंपॉर्टेंस दी गई है, क्रेडिटर्स को। अब आपको हमेशा याद रहेगा, पहला कौन सा, लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो उसका कौन सा है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। अगला डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, तो वहां कौन सा है, ट्रेड पेबल। नेक्स्ट अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, तो अगला कौन सा है, अदर करंट लायबिलिटीज। उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तो उसका शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अब पढ़ने वाले हम सब हेड असेट साइड की, और इसके सब हेड याद करना बहुत आसान होता है। पहले हम शुरुआत कर रहे हैं नॉन करंट असेट से। सबसे पहले आता है फिक्स असेट्स, और फिक्स असेट्स दो तरह के होते हैं, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। पता अगर मेरी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो मैं बिल्डिंग यहां दिखाऊंगा। अगर मेरी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन अभी चल रही है, बैलेंस शीट की डेट आ गई, तो मैं इस हेडिंग में नहीं दिखाऊंगा, इसलिए अलग से हेडिंग दी गई है, उसे बोला जाता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। मैंने मशीनरी इंस्टॉल हो चुकी है, इसमें दिखाएंगे। अभी भी मशीनरी इंस्टॉल हो रही है, अभी पूरी तरह से इंस्टॉल नहीं हुई है, बैलेंस शीट की डेट आ गई, कहां दिखाओगे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में। बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, यहां दिखाओगे। बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो यहां दिखाओगे। मशीनरी पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुकी है, यहां दिखाओगे। अभी मशीनरी इंस्टॉल हो रही है, उसका प्रोसेस चल रहा है अभी, तो यहां दिखाओगे। इंटेंजिबल एसेट्स में क्या आते हैं, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये मेरी क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है। अगर मेरा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो गया तो यहां आएगा, लेकिन अगर अभी अंडर डेवलपमेंट है तो पता फिर यहां आएगा, यहां लिखेंगे इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब एक इसका करेंगे, एक इसका करेंगे, बिल्कुल वैसे ही, ताकि आपको ये भी याद हो जाए। अगर ये याद हो गए तो समझो ये भी याद हो गए, जैसे यहां ये याद हुए तो साथ साथ ये याद हो गए। एक नॉन करंट असेट्स है, दूसरा करंट असेट्स है,
तो फिक्स असेट्स का भी क्या बनेगा, करंट असेट्स, इसलिए हम यहाँ फर्स्ट नहीं दिखा पाए फिक्स असेट्स के अगेंस्ट, लेकिन किसके अगेंस्ट दिखा सकते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट, क्या, यस, करंट इन्वेस्टमेंट। फिर से ध्यान दीजिए भाई, पहला नॉन करंट असेट्स था तो यहाँ हेडिंग क्या आती, करंट असेट्स, और अगर फिक्स असेट्स के यहां देखोगे तो वो भी क्या बनती है, करंट असेट्स। तो ये तो दिखा नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है करंट असेट्स। लेकिन अगली क्या है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो नेक्स्ट क्या होगी यहां पर, करंट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज थी ना, तो यहां आती है डेफर्ड टैक्स असेट्स। अब क्या होती है वो आपको समझा चुका हूं, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक ही आएगी, दोनों नहीं आएंगी, या तो लायबिलिटीज बचेगी या असेट्स बचेगी। अच्छा, यहां डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी थी तो यहां क्या आया था, ट्रेड पेबल। ध्यान सुनना, मैंने बोला था अगर यहां डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है तो यहां क्या याद रखना है आपको, ट्रेड पेबल ना। पता है ऐसे यहां पर भी याद हो जाएगा। ट्रेड पेबल से हम क्या परचेज करते हैं, मतलब क्रेडिटर से, सप्लायर से क्या परचेज करते हैं, यस, गुड्स। तो यहां क्या हो गई, इन्वेंट्री। फिर ध्यान से सुनो, यहां आपको याद है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी थी तो यहां नीचे क्या आया था, ट्रेड पेबल्स। क्रेडिटर से हम क्या परचेज करते हैं, इन्वेंट्री। अच्छा, हम गुड्स किसको सेल करते हैं, कस्टमर को, यस, यानी डेटर्स। पता, जैसे क्रेडिटर्स को बोलते हैं ट्रेड पेबल, यानी जिनके साथ हम ट्रेड कर रहे हैं उनको पैसा देना है, लेकिन डेटर्स जिनसे हम ट्रेड कर रहे हैं लेकिन उनसे हमें पैसा लेना है, तो ट्रेड रिसीवेबल। तो हम इन्वेंट्री किसको सेल करते हैं, डेटर्स को, मतलब ट्रेड रिसीवेबल। तो नेक्स्ट आएगा ट्रेड रिसीवेबल। और फिर ट्रेड रिसीवेबल से हम क्या लेते हैं, कैश। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी यहां पर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के लिए तो गेस्ट एक ही था ना, यहां आपको कितने याद रखने हैं, 3। वो 3 याद यही कराएगा। अगर आपको ये एक याद है तो समझो आपको ये 3 भी याद है। यानी अगर आपको ये पता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज है तो यहां क्या है, ट्रेड पेबल्स। तो ये आपको यहां डेफर्ड टैक्स असेट्स है, 3 भी याद हो जाएंगे। कैसे याद होगा, ट्रेड पेबल से हम यानी क्रेडिटर से हम क्या परचेज करते हैं, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री आगे हम किसको सेल करते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स को, मतलब डेटर्स को। और आगे ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर से हमें क्या मिलता है, कैश। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। फिर से एक बार दोबारा करते हैं। हमें पता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज के अगेंस्ट ट्रेड पेबल है, तो यहां डेफर्ड टैक्स के अगेंस्ट 3 आइटम्स आएंगी। वो 3 आइटम कैसे याद रखोगे, यहां ट्रेड पेबल्स है मतलब क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स से हम क्या परचेज करते हैं, इन्वेंट्री। तो यहां आएगा इन्वेंट्रीज। आगे इन्वेंट्री किसको सेल करते हैं, डेटर्स को, मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स, क्योंकि इनसे ट्रेड करते हैं, इनसे पैसा लेना होता है, इसलिए ट्रेड रिसीवेबल्स। और इस डेटर से फिर हमें क्या मिलता है, कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब नेक्स्ट देखिए, पता लोन हम ले भी सकते हैं तो लोन हम दे भी सकते हैं। अगर हमने किसी से लोन लिया हुआ है, पता वो मेरी लायबिलिटीज होती है, इसलिए हम यहां दिखाते हैं। लॉन्ग टर्म है तो यहां दिखाओगे, शॉर्ट टर्म है तो यहां दिखाओगे। अगर किसी से लोन लिया हुआ है, अगर हमने किसी को लोन दिया हुआ है तो बेटा फिर वो यहां दिखाते हैं। अब लोन लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। अगर लॉन्ग टर्म है तो यहां दिखाओगे, शॉर्ट टर्म है तो आप यहां दिखाओगे। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, लॉन्ग टर्म लोन। यहां पर लोन के साथ साथ एडवांस भी आ जाता है, मतलब हमने किसी को या तो लोन दिया हो या एडवांस दिया हो, एंड एडवांसेस। ऊपर लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस है तो नीचे क्या आ जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। इसके अलावा जो बच गया उसके आप लिखोगे अदर नॉन करंट असेट्स, जो भी बच गया। और यहां जो भी बच गया अदर करंट असेट्स। बस यही इसके सब हेड थे। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। पहला फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में आपको 2 याद है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। 2 आपको और याद रखने हैं, क्या क्या, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और दूसरा इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। उसके बाद अगला नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अगर आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट याद है तो आपको याद क्या रहेगा, करंट इन्वेस्टमेंट। फिर अगर आपको नेक्स्ट क्या याद रखना है, डेफर्ड टैक्स एसेट्स। अगर आपको डेफर्ड टैक्स एसेट्स याद है तो अगले 3 याद हो जाएंगे, वो आपको याद यहां से आएंगे, क्योंकि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज के अगेंस्ट क्या होता है, ट्रेड पेबल।
ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स हम क्या परचेज करते हैं? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री किसको सेल करते हैं? ट्रेड रिसीवेबल को, मतलब डेटर्स को। और ट्रेड रिसीवेबल से हमें क्या मिलता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अगर हमने लोन लिया तो यहां दिखाते हैं, और अगर लोन दिया है तो यहां दिखाएंगे अगर वो लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म यहां दिखाओगे, शॉर्ट टर्म यहां दिखाओगे। इसके अलावा जो बच गया अदर नॉन करंट असेट्स, और यहां अदर करंट असेट्स। तो ये थी हमारी सब हेड्स। और दूसरा, ये फॉर्मेट आपको नोट नहीं करना, आपको ये फॉर्मेट नोट करना है, क्योंकि जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है वो वर्टिकल होती है। तो आप यहां से फॉर्मेट नोट करो, क्योंकि वो एक रफली फॉर्मेट था, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये हमारी होगी इक्विटी लायबिलिटीज, और उसके अंदर मेन हेड एंड सब हेड। मेन हेड को हम मेजर हेड भी बोलते हैं, एक ही बात है। और ये उसके नीचे असेट्स। दूसरा, सारे हेड एक ही स्लाइड में आ जाए, इसलिए मैं यहाँ पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, फिगर्स एट द एंड ये नहीं दिखा पाया, ना बैलेंस शीट ना टोटल आ पाए हैं, क्योंकि मैं चाहता था कि सारे हेड्स एक ही स्लाइड में आ जाए। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर इसके बाद टोटल है, असेट्स से पहले, ऐसे असेट्स के बाद लास्ट में भी टोटल है। तो ये थी हमारी सब हेड्स। अब हम पढ़ने वाले हैं आइटम्स, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो अब हम पढ़ने वाले हैं, आइटम्स।